हेलो स्टूडेंट्स। अभी न्यूज़ में ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी चल रहा है। ये आपका करंट अफेयर्स का पार्ट हो सकता है। अभी हम लोग ऑपरेशन सिंदूर और इससे संबंधित सभी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, जो कि सभी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने भी 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पर भी कार्य किया है। ठीक है, देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो कि इंडिया ने पाकिस्तान में टेरर जो कैंप्स हैं उसके खिलाफ किया था, टेररिस्टों के खिलाफ। ये ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था बल्कि टेररिस्ट के खिलाफ था। तो ये क्या था, क्यों इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया? क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को पिछले महीने पहलगाम में, कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट पे अटैक हुआ था, जिसमें 26 टूरिस्ट जो है वो मर गए थे और उसमें एक नेपाली टूरिस्ट भी शामिल था। ठीक है, तो टोटल जो है 26 लोगों पे अटैक हुआ था पहलगाम में और कुछ लोग जो है वो घायल भी थे। ठीक है, इसके अगेंस्ट में 7 मई 2025 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और ये टेररिस्ट कैंप्स पे लॉन्च किया गया था, जो पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स हैं, मतलब जहां आतंकवादियों का अड्डा है, ठीक है, जहां उनका ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर ये मिसाइल दागे गए हैं ऑपरेशन सिंदूर में। ठीक है, और टोटल 9 टेरर कैंप्स में 24 साइट्स पे जो है अटैक किया गया था। ठीक है, 9 टेरर कैंप्स के 24 जगहों पे अटैक किया गया। ये 9 टेरर कैंप्स कहाँ कहाँ थे? तो 5 पीओके में और 4 पाकिस्तान में। पीओके क्या है? तो देखिए, ये जैसे इंडिया का जम्मू कश्मीर का हम लोग मैप देखते हैं तो इसमें ये जो ग्रीन वाला हिस्सा दिखा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पाकिस्तान ने इंडिया से जब युद्ध हुआ था 1948 में, आज़ादी के जस्ट 1 साल बाद भी युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पाकिस्तान जो है वो क्या किया था कि ऑक्यूपाई कर लिया था इस एरिया को, इधर इंटर कर गया था और इस एरिया को वो ऑक्यूपाई कर लिया। फिर हम लोग यूएन में चले गए थे और यूएन ने कहा कि स्टेटस को मेंटेन करें। स्टेटस को मतलब जो हो गया सो हो गया, तो जो हो गया सो हो गया में तो ये एरिया जो है ये पाकिस्तान में चला गया, हमारा इतना वाला हिस्सा। ठीक है, और इसी को भी हम लोग कहते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, तो इस वाले हिस्से में 5 टेरर कैंप्स पे जो है इंडिया ने अटैक किया था और 4 टेरर कैंप जो है पाकिस्तान में लाहौर के आसपास और इधर 4 कैंप जो है वो इधर थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर, देखिए अब इस वाले मैप में देखिए, यहाँ पे है ना, फर्स्ट साइट यहाँ है बहावलपुर। ठीक है, फिर लाहौर के आसपास और इधर ये सब साइट्स हैं हमारे। ठीक है, जो पीओके में, पीओके के 5 साइट और 4 साइट पाकिस्तान का। और इसीलिए कश्मीर में और पीओके दोनों के बीच का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को क्या कहते हैं? एलओसी। इस बॉर्डर को कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। इंडिया और कश्मीर और पाकिस्तान में जो बॉर्डर है उसको कहते हैं एलओसी। ठीक है, तो जब से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है उसके बाद से एलओसी पे काफ़ी टेंशन है। अब तो वॉर जैसी स्थिति आ गई है, आप लोग न्यूज़ वगैरह देख ही रहे हैं। मगर अभी जो आप लोग जो यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अभी तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, अपने आप को डाइवर्जन से बचाइए, क्योंकि वो मुझे पता है कि काफ़ी मुश्किल है। अभी इतना सब चल रहा है, लोग को लग रहा है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं, वॉर हो रहा है। ठीक है, मगर जब तक आप एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल नहीं होंगे तब तक आप सही मायने में अपने देश की सेवा कैसे करेंगे? तो आप जो है कोशिश कीजिए कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप वो कोशिश कीजिए कि उसमें आप सफल हो। ठीक है, तो देखिए 9 टेरर कैंप्स पे किया गया था। ये 9 टेरर कैंप्स कौन कौन से हैं? तो मुजफ्फराबाद में 2 कैंप था, एक कोटली में, एक गुलपुर में, एक भीमबेर में, सियालकोट, शारजाल, मुरीदकी और बहावलपुर। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुरीदकी और बहावलपुर, क्योंकि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। जैश ए मोहम्मद एक बहुत बड़ा आतंकी संगठन है। ठीक है, उसका हेड क्वार्टर बहावलपुर में था, उसको ध्वस्त किया गया है। और मुरीदके में लश्कर तैयबा का हेड क्वार्टर, ये सब आतंकी संगठन है, उनका नाम है लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद। तो इनका हेड क्वार्टर था मुरीदके और बहावलपुर में, उस पर अटैक किया गया है। तो ये एक अच्छा खबर है। ठीक है, इस अटैक में बहुत सारे आतंकवादी मारे गए थे, करीब 70+ आतंकवादी मारे गए थे और 60+ जो है वो इंजर्ड थे। ठीक है,
अब ये अटैक इंडिया ने किया कैसे, क्या इंडिया ने एयर मतलब जाके वहाँ अटैक किया या कैसे किया? तो इस अटैक में इंडिया ने राफेल जेट्स का प्रयोग किया था, राफेल फाइटर जेट, ठीक है, राफेल फाइटर जेट का प्रयोग किया, और दो मिसाइल का यूज़ किया गया था, एक तो स्कैल्प क्रूज मिसाइल और दूसरा हैमर स्मार्ट बॉम्ब। अभी डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में, राफेल के बारे में भी, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर बॉम्ब के बारे में, ठीक है। ये दोनों जो मिसाइल है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर बॉम्ब, ये स्टैंड ऑफ वेपन है। स्टैंड ऑफ वेपन का मतलब होता है कि जिसको दूर से भी लॉन्च कर सकते हैं, इसके लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में जाने का जरूरत नहीं है। मतलब राफेल फाइटर जेट कहाँ उड़ रहा था, इंडिया के एरिया में ही उड़ रहा था ऊपर पे, और यहीं से मिसाइल दागा गया वहाँ पर और वहाँ उसको मारा गया। समझ में आया? पाकिस्तान के एयर स्पेस में इंटर नहीं किया था राफेल, यहीं से मिसाइल दागा था। तो क्योंकि इस मिसाइल का रेंज ज़्यादा है और ये डिस्टेंस से भी लॉन्च किया जा सकता है, दूर से भी लॉन्च किया जा सकता था, इसीलिए इसको मिसाइल को दूर से लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये दोनों मिसाइल्स हैं और ये सब है। यहाँ पे जब हम लोग ये अटैक किए तो देखिए, इंडिया को एक शांति प्रिय देश माना जाता है, और शांति प्रिय देश जब इस तरह की कोई भी कदम उठाता है तो दुनिया में उसको जस्टिफाई करना होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो इंडिया के पास तो जस्टिफाई करने को बहुत कुछ है। इंडिया इसको जस्ट वार की थ्योरी देता है। जस्ट वार मतलब कि हमारा जो वॉर है वो न्यायिक है, हम लोग न्याय के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। जैसे कृष्ण कहते हैं ना कि न्याय के लिए तो फिर लड़ना ही पड़ेगा, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया बहुत ज़्यादा उसको क्या किया, मतलब बचाया पाकिस्तान को, कितना भी युद्ध हुआ फिर भी इंडिया जो है कभी कोई ट्रीटी कैंसिल नहीं किया, कुछ नहीं किया। मगर इस बार जो है पाकिस्तान एकदम हद ही पार कर दिया, क्योंकि अनआर्म्ड लोग जो होते हैं, टूरिस्ट है या सिविलियंस लोग हैं, जिनके पास किसी तरह कोई डिफेंस स्ट्रेटजी नहीं होता है, ना कोई हथियार होता है, ना अपने आप बचाव वो लोग कर सकते हैं, ऐसे लोगों पर हथियार उठाना जो है ये सबसे ज़्यादा मतलब घिनौना काम है, एकदम गलत काम है, ठीक है। तो इंडिया फिर कहा कि नहीं, हम लोग जो है अब न्याय की स्थापना करेंगे, तो जस्ट वार थ्योरी इंडिया दिया। और एक और थ्योरी है जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है, उनका नाम है अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी जो देखते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, इन्होंने एक डॉक्ट्रिन दिया, वो था डिफेंसिव ऑफेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ डिफेंसिव ऑफेंस, ठीक है। मतलब कि व्हेन यू गो एंड अटैक द प्लेस वेयर द ऑफेंस इज कमिंग फ्रॉम, मतलब इंडिया कहा कि खतरा हमारे ऊपर है, हम वो टेरर कैंप से और भी आगे मतलब टेररिस्ट आ सकते थे, और भी टेररिस्ट जो है वो आ करके हमारे लोगों को मारते कश्मीर में, तो इसीलिए हमने उन टेररिस्ट के कैंप्स पे हमला किया, ठीक है। इसको बोलते हैं कि पहले हमला कर देना, पहले हमला करके, वैसे हम लोग पहले तो किए नहीं, पहले वही लोग किया, पर ये स्ट्रेटजी यही कहता है कि आप पहले हमला कर दो, और उसका आधार ये दो कि हमें ये था कि यहाँ से हमारे ऊपर वो हमला हो सकता है, ऐसा इंटेलिजेंस हमें मिला था, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ डिफेंसिव ऑफेंस। इसके पहले कब कब क्या हुआ है, तो 2016 में उड़ी अटैक हुआ था, ठीक है, और उसके बाद हम इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था इन कैंप्स के खिलाफ। फिर 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, वो पता होगा, बस वगैरह हमारा सेना का जा रहा था और जो है बीच में एक कार आ गई थी और हम बस वो हो गया था, तो पुलवामा अटैक हुआ था। उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, और अभी 2025 में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा राफेल के बारे में जान लेते हो कि यूपीएससी या और अदर एग्ज़ाम जो है वो स्पेशली ये सब ही पूछेगा, कि स्कैल्प के बारे में पूछेगा, हैमर के बारे में पूछ सकता है, और राफेल के बारे में पूछ सकता है। तो रफाल फाइटर जेट जो है इसको हमने फ्रांस से ख़रीदा है, फ्रांस की एक कंपनी है डसॉल्ट, तो इसीलिए रफाल का पूरा नाम डसॉल्ट रफाल भी है। तो जो फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट है उससे हमने ये डसॉल्ट रफाल खरीदा है। 36 रफाल का वो हुआ था, डील हुआ था, 36 के 36 इंडिया में है। 2016 में ये डील फाइनल हुआ था, ठीक है, डसॉल्ट रफाल का। तो बढ़िया था, हमने उस समय रफाल खरीद लिया था। और ये जो रफाल फाइटर जेट है ये सुपरसोनिक स्पीड से चलता है, ठीक है। सुपरसोनिक स्पीड का मतलब होता है ऐसा स्पीड जो साउंड से भी ज़्यादा हो, साउंड का जो भी स्पीड है उससे जब ज़्यादा स्पीड से कोई चीज़ चलती है तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। सोचिए कि ये जो फाइटर जेट है ये साउंड की स्पीड से भी दुगुना चलता है, ठीक है, साउंड से दोगुना, तो इसको बोलते हैं हम लोग सुपरसोनिक स्पीड। और इसका स्पीड कितना है, 1.8 मैक,
इस सब चीज़ के स्पीड को कैसे नापते हैं, तो मैक नंबर से नापा जाता है, मैक नंबर। और इसका स्पीड है 1.8 मैक। 1.8 मैक क्या होता है, देखो मैक नंबर क्या होता है, ये देखिए। मैक नंबर मतलब होता है ऑब्जेक्ट का स्पीड बाई साउंड का स्पीड। ठीक है, तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है 10 है और साउंड का स्पीड जो है वो 5 है, तो इसको जब काटेंगे तो क्या होगा 2, यानी कि मैक नंबर हो गया 2, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो साउंड से 2 गुना ज़्यादा स्पीड से चलता है। ठीक है, अगर किसी का मैक नंबर 1 से कम है यानी कि उसका स्पीड है सबसोनिक। सबसोनिक माने साउंड से कम, जैसे जो एरोप्लेन हम लोग बैठते उठते हैं, आप लोग मतलब जो भी फ्लाइट वगैरह लोग लेते हैं वो सब सबसोनिक है, उसका स्पीड साउंड से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, 1.0 से कम, अगर 1 के बराबर है माने साउंड के स्पीड के बराबर अगर किसी का स्पीड है तो बोलते हैं उसको ट्रांससोनिक। अगर साउंड से ज़्यादा स्पीड है तो बोलते हैं सुपरसोनिक, और अगर साउंड से 5 गुना ज़्यादा स्पीड है तो बोलते हैं हाइपरसोनिक। और देखिए रशिया के पास एक मिसाइल है, वो साउंड से 20 गुना ज़्यादा उसका स्पीड है, समझे, तो वो है हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ऐसे ऐसे मिसाइल भी बन चुके हैं। तो ये चारों लाइन से याद कर लेना एक बार। और किसका मैक नंबर कितना होता है, सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। और मैक नंबर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का स्पीड बाई साउंड का स्पीड। ठीक है, साउंड का स्पीड कितना होता है, क्वेश्चन में देखो सिंपल अगर क्वेश्चन पूछा तो सिंपल पूछ देगा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड। तो साउंड का स्पीड कितना होता है बताइए। साउंड का स्पीड होता है 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 343 मीटर पर सेकेंड, ये आप लोग लिख लीजिए अपने नोट्स में, 343 मीटर पर सेकेंड। और अगर लाइट का स्पीड आपसे पूछ दे कि लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है साउंड का कम, जैसे होता है ना कि पहले बिजली चमकती है फिर बादल गरजता है, तो पहले बिजली चमकता है फिर बादल गरजता है, क्योंकि चमक माने लाइट, तो लाइट का स्पीड ज़्यादा है, साउंड का स्पीड कम है, इसीलिए पहले लाइट दिखाई देता है देन फिर साउंड सुनाई देता है। ठीक है, लाइट जो है उसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड है। और ये साउंड का स्पीड है 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैक नंबर समझ गए, मैक नंबर मतलब ऑब्जेक्ट का स्पीड बाई साउंड का स्पीड। और जो हमारा रफाल है वो क्या है, सुपरसोनिक जेट है। सुपरसोनिक जेट मतलब कि उसका स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा रहता तो हाइपरसोनिक हो जाता। ठीक है, रफाल जो है इसमें 14 स्टोरेज स्टेशन है। 14 स्टोरेज स्टेशन मतलब कि इसमें 14 मिसाइल जो है ये स्टोर करता है एक बार में। ठीक है, और इसमें 4 तरह के मिसाइल्स हैं, स्टोर है। एक तो हो गया, एक का नाम है मीटियोर, ठीक है, मीटियोर मिसाइल। दूसरे का नाम है मीका मिसाइल, फिर एक है स्कैल्प क्रूज मिसाइल, और एक है हैमर मिसाइल या फिर हैमर बॉम्ब। समझ गया ना, तो 4 मिसाइल है जिसमें से इस ऑपरेशन सिंदूर में 2 का यूज किया गया है, स्कैल्प क्रूज का और हैमर का। रफाल में 4 तरह के जो मिसाइल्स हैं, बॉम्ब हैं, वो लगे होते हैं। ठीक है, इस तरह का ये सब बॉम्ब और मिसाइल जो है वो लगा रहता है 4 तरह का। टोटल 14 स्टोरेज स्टेशन इसमें होता है। ठीक है, तो ये 4 तरह वाले में कौन कौन सा है नाम याद कर लेना, मिटियोर, मीका, स्कैल्प और हैमर। अब देखिए मिटियोर और मीका का यूज नहीं किया गया है बल्कि स्कैल्प और हैमर का यूज किया गया है। क्यों, क्योंकि मिटियोर और मीका जो है ये एयर टू एयर मिसाइल है। एयर टू एयर मतलब इधर से भी मान लीजिए उसका फाइटर जेट, पाकिस्तान का फाइटर जेट कौन सा है पता है आपको, F-16, जो उसको अमेरिका दिया था। ठीक है, अमेरिका से खरीदा था पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट। और इंडिया का भी क्या चल रहा है, रफाल, हमने खरीदा है फ्रांस से। ठीक है, रफाल। तो अगर इधर से उसका फाइटर जेट होता, इधर से हमारा फाइटर जेट होता, तो हम लोग क्या करते, मिसाइल छोड़ते एयर टू एयर, है ना, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। कौन सी, मिटियोर और मीका। ठीक है, ये दोनों हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल। मगर इस समय हमको तो क्या करना था ऑपरेशन सिंदूर में, जो कैंप हैं ज़मीन पर उसको डिस्ट्रॉय करना, यानी हवा से ज़मीन पे मार करना था, है ना। तो एयर टू ग्राउंड, एयर टू ग्राउंड का कौन सा है, स्कैल्प और हैमर, ये दोनों एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं, इसीलिए इनका यूज़ किया गया है। समझ गए आप लोग, मिसाइल बहुत तरह का होता है, एयर टू एयर होता है, फिर एयर टू ग्राउंड होता है, ग्राउंड सरफेस टू एयर भी होता है, ज़मीन से ऊपर मारना है, पिनाका।
पिनाका जो है, जो हमने रशिया से लिया था, वो सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, तो इंडिया के पास सब तरह का मिसाइल है जहाँ से मार करना हो। ठीक, तो अभी स्कैल्प क्रूज मिसाइल की हम लोग बात कर लेते हैं। ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, हवा से ज़मीन में मार करने वाली मिसाइल है। इसको स्टॉर्म शैडो भी बोलते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल का दूसरा नाम है स्टॉर्म शैडो। ये एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। लॉन्ग रेंज, देखिए मिसाइल का रेंज होता है, शॉर्ट रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल। जैसे इंडिया के पास सब रेंज है, यहाँ देखो, यहाँ तक इंडिया मार कर सकता है। ये इंडिया का लास्ट ये है, इतना इतना मतलब कितना, पूरा चाइना ले लेगा, रशिया का पूरा पार्ट ले लेगा, यूरोप तक मार कर सकता है, अफ्रीका तक मार कर सकता है। इतना लंबा रेंज इंडिया के पास है मिसाइल का। और वो कौन सा, अग्नि, उसका रेंज 5000 किलोमीटर तक है। ठीक है, अग्नि। तो अभी तो इंडिया के पास बहुत मिसाइल हो गया। ठीक है, तो ये सब रेंज है कि किसका रेंज कितना है। जैसे 300 किलोमीटर तक ब्रह्मोस मार कर सकता है। निर्भय मिसाइल 1000 किलोमीटर। प्रहार, ठीक है, 1500 किलोमीटर प्रहार है। पृथ्वी 250 किलोमीटर तक है। अग्नि, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 5 तक है। और सबसे बड़ा जो भयानक है वो है अग्नि 5, ठीक है, जो 5000 किलोमीटर तक मार करता है। तो इतना सारा मिसाइल है इंडिया के पास, समझ गए। तो अभी जो स्कैल्प का यूज़ किया गया है, स्कैल्प भी जो है क्या है, एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। 300 किलोमीटर तक स्कैल्प का रेंज था, 300 किलोमीटर तक मार कर सकता था, पर इतना दूर जाने का तो ज़रूरत था नहीं। ठीक है, 300 किलोमीटर। और ये एयर लॉन्च्ड है, जैसा अभी बात की, एयर टू ग्राउंड, हवा से ग्राउंड पे मार करता है, यानी हवा में लॉन्च किया जाता है। इसमें स्टील्थ फीचर होता है। स्टील्थ फीचर का मतलब है कि इसको डिटेक्ट नहीं किया जाता है। जैसे देखो, अभी आप लोग कल अगर न्यूज़ देख रहे होंगे तो पाकिस्तान से जो भी मिसाइल ड्रोन आ रहा था उसको इंडिया जो है ना हवा में ही मार गिरा रहा था। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई डिटेक्टर लगा है, रडार लगा हुआ है, और जब कोई मिसाइल आता है ना तो उसको यहीं पे डिटेक्ट कर लिया और फिर यहाँ से मिसाइल गया और उसको जाके ख़त्म कर दिया। ठीक है, मिसाइल गया, ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से डिटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, डिटेक्ट कर रहा है, रडार लगा हुआ है। कोई भी मिसाइल इस रडार में पकड़ाएगा तो उसको जो है ख़त्म कर देगा जा कर के। ठीक है, तो पाकिस्तान का रडार सिस्टम तो लगता है कि पूरा बेकार है। हमारा रडार सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हमारा मिसाइल भी बहुत बढ़िया है। इस मिसाइल को, स्कैल्प क्रूज मिसाइल में स्टिल्थ फीचर है। स्टिल्थ फीचर मतलब ऐसा फीचर कि ये रडार के पकड़ में नहीं आता है। ठीक है, देखिए, ये देखिए, अ स्टिल्थ फीचर रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक एन एयरक्राफ्ट और इवन अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू मिनिमाइज इट्स विजिबिलिटी, मतलब वो दिखाई नहीं देता है, और डिटेक्टिबिलिटी, डिटेक्ट नहीं हो सकता है, टू प्रीवियस डिटेक्शन मेथड सच एज रडार, इंफ्रारेड और सोनार, किसी से भी वो डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इतना बढ़िया हमारे पास फीचर है कि रडार में नहीं पहचान में आएगा ये मिसाइल। ठीक, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, इसको स्टॉर्म शैडो भी इसका नाम है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल का। अभी देखो, स्कैल्प क्रूज मिसाइल जो है ना, इसको मैन्युफैक्चर कौन किया है, MBDA, यूरोप का कंपनी है। हम लोग खरीदे हैं, मतलब हमने रफ़ाल भी खरीदा है, तो रफ़ाल में लगने वाले सभी मिसाइल जो है वो भी बाहर के ही है। तो MBDA जो यूरोपियन कंपनी है उसने इसको बनाया था। ये रात में भी मार कर सकता है, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर रात में ही हुआ है। कैपेबल एट नाइट एंड डे ऑल टाइम एंड इन ऑल वेदर, सभी मौसम में मार किया जा सकता है। और इसमें एडवांस नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। ये GPS, INS ये सब का यूज़ करता है, एडवांस नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, एक चीज़ और देख लीजिए कि ये क्रूज मिसाइल है। मिसाइल दो तरह का होता है, एक होता है क्रूज मिसाइल और एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, जैसे जो अग्नि वगैरह है वो बैलिस्टिक मिसाइल है, और छोटे मिसाइल जो होते हैं वो क्रूज मिसाइल होते हैं। क्या होता है क्रूज मिसाइल, यहाँ पे देखो, पहले ये समझो, यहाँ से लॉन्च किया जा रहा है और ये है टारगेट, ये वाला टारगेट है। अब जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो इस तरह से जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा और ऐसे अपने टारगेट पे गिर जाएगा। और जो क्रूज मिसाइल है वो नीचे नीचे चलेगा, लो एल्टीट्यूड में। ठीक है, वो लो एल्टीट्यूड में चलता है, और बैलिस्टिक मिसाइल हाई एल्टीट्यूड में एकदम ऊंचा जाता है। ठीक है, ऊंचा जाता है और दूर तक मार कर सकता है। क्रूज मिसाइल का जो ट्रेजेक्ट्री है वो लो ट्रेजेक्ट्री है। ठीक, इतना सब बात समझ गए। अब देखिए, क्रूज मिसाइल
पावर्ड बाई जेट इंजन फॉर कंटिन्यूअस फाइट थ्रू आउट देयर जर्नी। यानी कि जब ये चलता है ना, क्रूज मिसाइल एक गाइडेड मिसाइल होता है। अब मान लो कि टारगेट भाग के यहाँ चला गया तो क्रूज मिसाइल उस टारगेट के पीछे यहाँ तक भागेगा, फिर टारगेट यहाँ भाग गया तो क्रूज मिसाइल उधर भागेगा। इस तरह बैलिस्टिक है कि आप टारगेट सेट कर दिए और फेंक दिए और वो उसको जाके वहाँ पे मार करना है, बस सीधा बात है। लेकिन क्रूज ऐसा नहीं होता है, क्रूज अपने टारगेट के पीछे लग जाता है, टारगेट जहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, यानी कि पूरे रास्ते इसको एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसको सिर्फ इनिशियल बूस्ट चाहिए, शुरुआत में इसको सिर्फ बूस्ट चाहिए, बाकी इसको फेंक दो और इसको बता दो कि ये टारगेट है, जाओ वहाँ। अमेरिका टारगेट है, चाइना टारगेट है, जो टारगेट है, ठीक है। जो क्रूज मिसाइल है वो लो एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि नीचे उड़ते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हायर एल्टीट्यूड्स पे उड़ता है, ठीक है, ऊंचा उड़ता है। क्रूज मिसाइल का रेंज छोटा होता है, शॉर्ट रेंज। जैसे अभी पाकिस्तान पे फेंकना था तो हम क्रूज मिसाइल फेंकेंगे, शॉर्ट रेंज वाला। और अगर ज़्यादा दूर फेंकना है, चाइना और ऊपर जाना है, तो हम लोग लॉन्ग रेंज मिसाइल फेंकेंगे। जैसे लॉन्ग रेंज, सबसे लॉन्ग रेंज इंडिया में कौन है? अग्नि है, अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स। तो अग्नि क्या हो गया? बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, ठीक है। फिर जो क्रूज मिसाइल होते हैं वो कम वॉरहेड लेके चलते हैं। कम वॉरहेड मतलब कि जो बॉम्ब वगैरह है या जो बारूद वगैरह है वो कम रहता है, उसमें पेलोड कम रहता है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं उसमें ज़्यादा लोड वो लेके चलते हैं, पेलोड अधिक होता है। लेकिन एक देखो फ़ायदा क्रूज मिसाइल का ये है कि क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। क्रूज मिसाइल डिटेक्ट नहीं होता, जैसे ही बताया ना कि स्कैल्प हमारा डिटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो क्रूज मिसाइल है। जो रडार होता है ना वो ऊपर डिटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, ऊपर वाली चीज़ें डिटेक्ट हो जाती है, जो ऊपर से आ रहा है। नीचे सरफेस के पास वो सोचता नहीं है कि इतना पास से भी आ सकता है, और जब तक वो उसको डिटेक्ट करता है, ऐसे मान लो कि रडार का ये सिस्टम है, ठीक है, 1 मिनट रुको, मान लो ये रडार का सिस्टम है। अब ये मिसाइल तो यहाँ आया तो यहीं डिटेक्ट हो गया, और ये मिसाइल कब डिटेक्ट होगा? जब यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा तो फिर मार ही कर देगा। इस मिसाइल को तो आने में फिर टाइम है ना। तो ये होता है कि क्रूज मिसाइल डिटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। मगर एक बार क्रूज मिसाइल डिटेक्ट हुआ तो ज़्यादातर चांस होता है कि डिटेक्ट होने के बाद ये इंटरसेप्ट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। पर बैलिस्टिक नहीं रुकेगा, डिटेक्ट भी कर लोगे तो रोकना मुश्किल है, क्योंकि बैलिस्टिक की स्पीड अधिक होती है, ये सब याद कर लेना। बैलिस्टिक का स्पीड ज़्यादा होता है, क्रूज का स्पीड कम होता है। क्रूज डिटेक्ट नहीं होता है, बैलिस्टिक डिटेक्ट हो सकता है, पर क्रूज डिटेक्ट होने के बाद भी इंटरसेप्ट नहीं होगा, और बैलिस्टिक जो है वो इंटरसेप्ट किया जा सकता है। तो ये सब है, आप लोग थोड़ा इसको याद कर लीजिए। तो ये सब आपका हो गया पूरा स्कैल्प क्रूज मिसाइल के बारे में। इसके बाद एक हैमर बॉम्ब जो यूज़ किया गया था, वो भी एक तरह का मिसाइल ही है, बस उसको बॉम्ब कह रहे हैं। तो ये भी ऑल वेदर, सभी वेदर में यूज़ किया था। एयर टू ग्राउंड, जैसा ही बताया, हवा से ज़मीन पे, है ना। प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन, प्रिसीजन गाइडेड माने एकदम गाइड, प्रिसीजन की यहाँ पे गिरना है तो वहीं गिरेगा, उस घर पे गिरना है तो उस घर पे गिरेगा। इसलिए ना इंडिया एकदम श्योर है कि हमने किसी सिविलियन को नहीं मारा है, यानी कि इंडिया ने ये श्योर था कि इस घर पे गिरा रहे हैं तो उस घर पे ही गिरा है जाके, है ना। तो प्रिसीजन एकदम बहुत बढ़िया है इसका। ग्लाइड बॉम्ब भी कहते हैं, रेंज 70 किलोमीटर के आसपास है इसका, ठीक है। और ये किसने बनाया है? सैफरान फ्रांस ने, फ्रांस के साफरान कंपनी ने इसको बनाया है। इनसेंसिटिव टू जैमिंग, जाम वगैरह नहीं कर सकते हैं इसको, जैम वगैरह, जैसे बोले ना कि डिटेक्ट उटेक्ट नहीं होगा। लॉन्चेबल फ्रॉम लो अल्टीट्यूड, लो अल्टीट्यूड से भी लॉन्च किया सकता है, यानी हमारा रफाल बहुत ऊंचा नहीं उड़ रहा था, बहुत नीचा उड़ रहा था। और रफाल को तो पाकिस्तान एयर स्पेस में जाने का जरूरत ही नहीं था, वो तो इंडियन एयर स्पेस में ही नीचा नीचा उड़ रहा था, लो एल्टीट्यूड पे, ठीक है। तो लो एल्टीट्यूड पे उसने हैमर को छोड़ा रफाल ने। और डिफ़िकल्ट टू इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट करना मुश्किल है क्योंकि ये सब क्रूज़ की कैटेगरी में आता है, ठीक है। स्कैल्प, हैमर, हैमर बॉम्ब, ठीक है, ये सब कैसा होता है ऐसा देख लो, इस तरह का है, ठीक है। इसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मगर यहाँ अपडेशन होगा, ऑपरेशन सिंदूर में तो अब अपडेट कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अब वॉर चल रहा है तो अब कैसे क्या होगा, क्या क्या अपडेट होगा, तो वो एक देख लेना। फिर इस बार न्यूज़ में 2 लेडीज़ हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कैरी आउट किया था, ठीक है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह है और एक कर्नल कुरैशी हैं, तो इन दोनों को आप देख लीजिएगा, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा
क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर को किसने कैरी आउट किया था। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए करंट अफेयर्स। ये जो सेक्शन पढ़ाया गया है इसको अलग से दूसरे कॉपी में, करंट अफेयर वाले कॉपी में लिखिएगा। तो 2 कॉपी आपका बनेगा, एक रहेगा प्रीलिम्स के लिए जो स्टैटिक पोर्शन है जो चल रहा है आपका पार्ट वाइज, और एक रहेगा करंट पोर्शन के लिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।